सिंतास मुआहदे से हम शुरू करते हैं कि जब भारत की जानिब से ये फैसला सामने आया था तो उस वक्त पाकिस्तान ने ये वाज़ेह किया था कि 3 ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है कि पाकिस्तान कौन से ऑप्शन को अपनाए या क्या करे। तो उसके बाद अब कोई इस हवाले से हतमी फैसला हुआ है कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, किससे राब्ता होगा, क्या होगा आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरमानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। गुरमानी साहब, यहाँ पे जिस तरह आपने वज़ीर आज़म साहब का जिक्र किया और बताया कि एक क्लैरिटी है और वो परसिस्ट करती है कि वाटर की वेपनाइजेशन किसी भी सूरत में जो है वो कबूल नहीं होगी, और जिस तरह पानी को हथियार के तौर पे भारत इस्तेमाल करने की ख्वाहिश रखता है उसको कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, 240 मिलियन पीपल एंड देयर लाइव्स, देयर सस्टेनेंस, देयर लाइवलीहुड डिपेंड्स अपॉन वाटर। और ये पानी जो है ये 1960 से लेके अभी तक आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इसका पता है कि 3 जंगें जो है ये सरवाइव कर चुकी है, और भारत अगर बहाना ही ढूंढ रहा था तो उसका सब जो सामने एक लिविंग प्रूफ है वो लेटर हैं जो उसने हमें लिखा। और आपको बिल्कुल इस पूरी जंग की सिचुएशन से पहले जो है आपको याद होगा कि भारत चाहता है कि इस पे नेगोशिएशंस हों। अब यहाँ पे दोनों पार्टी की रजामंदी होना ज़रूरी है, और उसके बगैर तो म्यूचुअल एग्रीमेंट के बगैर किसी भी शिक को तब्दील नहीं किया जा सकता। उस पर भारत जो है फिल वक़्त इसको तो हम डिप्लोमेटिक फोरम पे या डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और पूरी दुनिया में ये तमाम तर मामला हम उठा रहे हैं और बता रहे हैं बिल्कुल कि जिस तरह भारत इसको एज ए वेपन इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है वो दुनिया पूरी का वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब कर देगा। इस पे लीगल ऑप्शंस तो जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं और वो बिल्कुल उस प्रोसेस के साथ ही हैं, लेकिन अभी फ़िल वक़्त इसको डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और किसी भी सूरत में ये हमारी रेड लाइन है कि इसको हम कभी भी नहीं होने देंगे कि भारत अगर पानी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करे तो ये पूरी, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि पूरा एक दुनिया का जो वाटर शेयरिंग का निज़ाम है जो ममालिक के अपने बीच में है तो वो उसको एक पूरी तहस नहस करने वाली बात है या उसको डिस्टर्ब करने वाली बात है। ऐसा तो कोई भी लेकिन बैरिस्टर साहब, ये फिर हम ये कह सकते हैं कि सिफारती सतह पर अगर आप कोशिशें करते हैं, ये कमेटी भी जाती है, तो पाकिस्तान इंतज़ार करेगा कि अगर सिफारती सतह पर इस मसले का कोई हल निकल जाता है, कोई दोस्त मुल्क इंटरवीन करता है और हल निकलता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज पाकिस्तान के पास कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं, फिर उन ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए हम यही चाहते हैं कि पहले इसको खुश उसलूबी से जो है सफारती तौर पे तमाम तर मामला हल किया जाए। हमने देखिए हमेशा बात की है कि हम ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ इंक्लूडिंग द इशू ऑफ कश्मीर हम उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं और हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन जो एक कह लें रेजिस्टेंस है वो भारत की तरफ से आ रही है। भारत इंगेज नहीं करना चाहता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई 2 नेबरिंग कंट्रीज जो हैं आपस में बात ना करें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक इंटरनेशनल इशू के ऊपर, जो कि इंटरनेशनल लॉ के भी तकाजे यही डिमांड करते हैं, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के या इंटरनेशनल लॉ के जो तकाजे हैं वो यही डिमांड करते हैं, और डिप्लोमेसी के तकाजे भी यही डिमांड करते हैं कि आपस में मिल बैठ के तमाम तर इश्यूज़ पे बात होनी चाहिए और इश्यूज़ को हल तलब होना चाहिए। हमने तो ये पेशकश की, लेकिन भारत ने जो अपने वफ्द भेजे उनको तो कोई खातिर खा जो है जो कह लें एक कामयाबी है वो रिस्पॉन्स भी नहीं मिला, ना कामयाबी मिली। मतलब वहाँ पे जाके उन्होंने कोलंबिया में जाके उनके जो MP हैं शशि थरूर साहब, उन्होंने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा जो पाकिस्तान में जानों का ज़िया हुआ, मासूम जानों का, जिसमें औरतें थीं, जिसमें बच्चे थे, उन्होंने वहाँ पे उन्होंने कहा जी हमें अफसोस हुआ कि कोलंबिया ने ये स्टेटमेंट क्यों दी है जो पाकिस्तान में हमने जब हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर तो जिन बच्चों की जो निहत्ते बच्चे थे, जो मासूम बच्चे थे, जो निहत्ती औरतें थीं, जिनका कोई लेना देना नहीं था, अपनी मनगढ़ंत एक कहानी उन्होंने बनाई थी कि ये यहाँ पे शायद कोई टेररिस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं या एलिजिडली कोई टेररिस्ट सेफ हेवन्स हैं। तो ये तमाम तर मामला तो इसी तरह के दुनिया पूरी पाकिस्तान के नैरेटिव के साथ खड़ी हुई है, वेदर दैट्स वाटर, वेदर दैट्स जो डिप्लोमेटिक फ्रंट है, वेदर दैट्स मिलिट्री फ्रंट। मतलब पूरी दुनिया ने इतना अप्रिशिएट किया इस तमाम तर मामले के ऊपर कि मेजर्ड रिस्पांस था पाकिस्तान का, और पाकिस्तान ने बहुत रेजिस्टेंस का जो है और रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। लेकिन जब सेल्फ डिफेंस की बात आई तो पाकिस्तान ने
बिल्कुल जबरदस्त तरीके से मेजर्ड रिस्पॉन्स दिया, लेकिन इंपैक्टफुल और पावरफुल रिस्पॉन्स दिया। हाँ, लेकिन बैरिस्टर साहब, जैसे आपने कहा कि दोनों मुल्कों को आपस में बात करनी चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि कम से कम सिंध-तास मुआहदे या दीगर इशूज़ पे पाकिस्तान भारत के साथ बराह रास्त बात करने के लिए भी तैयार है। देखें, वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया और बिल्कुल ये बात आई कि इंक्लूडिंग इंडस वाटर ट्रीटी जो है, हम तमाम तर मामलात पे जो है बायलैटरली उनको डिसाइड कर लेते हैं और उस पर हम लोग आपस में जो एक डायलॉग है, ये डिस्कोर्स है, उसको हम चाहते हैं कि हम एक जो तमाम तर मामले पे हैं, जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, कश्मीर है, टेररिज्म है, इंडस वाटर ट्रीटी है, इन तमाम मामलों पे हम चाहते हैं कि हम एंगेज करें उनके साथ और हम बात करें। अच्छा, ठीक है। लेकिन सर, अब एक चीज़ जो पाकिस्तान के अंदर अगर सियासी इस्तेहकाम के हवाले से बात करें तो हाल ही में अलीमा साहिबा का एक बयान आया था कि आप बताएं, या गिव एंड टेक के हवाले से जो बात हुई थी, आप समझते हैं उस हवाले से, मैंने ख्वाजा आसिफ साहब का बयान मेरी नज़र से गुजरा था कि देखना होगा या उनके बयान को देखना होगा कि वो क्या चाहते हैं। आप भी समझते हैं कि अलीमा साहिबा के इस बयान पर गौर किया जा सकता है, हुकूमत जो है वो देख सकती है या आगे इसको बढ़ाया जा सकता है? देखिए, इस बयान के थ्रू जो है इमरान खान साहब ने डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, और ऐसे शख्स से जो उनकी फैमिली का मेंबर हो और वो ये प्रेजेंट और पोर्ट्रे करवाना चाहते हैं कि शायद फैमिली कंसर्न्ड है, क्योंकि उनके पास पार्टी का ओहदा तो नहीं है, तो उन्होंने जो स्टेटमेंट पास करवाई है इनडायरेक्टली, वो स्टेटमेंट यही है कि हम वाटर टेस्टिंग कर रहे हैं कि पानी का टेम्परेचर अभी कैसा है, पानी ठंडा है, पानी गर्म है, पानी नीम गर्म है, या पानी दरमियाने टेम्परेचर का है। तो ये टेस्टिंग द वाटर्स इसको कह सकते हैं कि उन्होंने पानी का जो दर्जा हरारत है वो उसको चेक करने की जो है कोशिश की है कि आगे से रिस्पांस क्या आता है, ये इसको कितना वेल रिसीव्ड होगा इन पब्लिक एंड एज वेल एज बाय द गवर्नमेंट। और वहाँ से रिस्पांस तो आपको पता है कि हमने कहा जी डील, ये तो साफ साफ डील है। फिर उसके बाद उन्होंने बैक ट्रैक किया और उन्होंने कहा जी कि नहीं, मैं अपने लिए डील तो नहीं मांग रहा, मैं तो बात करूँगा तो इस्टेब्लिशमेंट से करूँगा। यहाँ पे देखें, अगर कुछ ले और कुछ दे की बात है तो पहले तो अपनी कोई टर्म्स ऑफ ऑफर्स वो बता दें कि उनकी क्या हैं, टर्म्स क्या हैं, या क्या वो मांगना क्या चाह रहे हैं। पहले दे शुड शो दे पुट देयर कार्ड्स ऑन द टेबल, वो तो दिखाएं, फिर हम आपको बता सकते हैं कि जी हम उनकी डिमांड्स पूरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कुछ ले और दे वाली थ्योरी के मुताबिक। नहीं सर, लेकिन आप कहते थे ना कि चलें पीटीआई से बात हम करना चाहते हैं, लेकिन वो बात नहीं करना चाहते, तो अब पीटीआई कह रही है कि हम कह रहे हैं कि आएँ बात करें, तो हुकूमत की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। नहीं, रिस्पांस तो देखिए, अब रिस्पांस तो यही रिस्पांस है ना कि आप अगर बात करना चाहते हैं तो वो कमेटीज अभी भी, स्पीकर साहब ने तहलील नहीं की, कमेटीज अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं, उन्हीं कमेटीज को दोबारा फाल करें, रीएक्टिवेट करें उन कमेटीज को जो पार्लियामेंट के फोरम पे थी, जो तीसरी नशिस्त में बैठ के और चौथी में आप आए नहीं, तो वो एक फोरम मौजूद है। आई थिंक नोबडी हैज टू डू एनी लेबोरियस वर्क, कोई कमेटीज नई सिरे से तश्कील देने की दोबारा मुतहरिक हो सकती है, वो कमेटीज दोबारा मुतहरिक हो सकती हैं अगर ये ख्वाहिश का इजहार पीटीआई की तरफ से किया जाता है कि कुछ ले और कुछ दे की बात है, तो फिर उन कमेटीज में आके बताएं कि ये है वो कुछ ले और कुछ दे की तमाम तर दास्तान जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, फिर उसको उस हिसाब से देखा जाएगा। तो क्या हुकूमत भी इस पोजीशन में है बैरिस्टर साहब के कुछ लो और कुछ दो के मामले को आगे बढ़ा सकती है? देखें, अब वो डिपेंड करता है ना कि वो क्या डिमांड्स रखते हैं, वो क्या सामने चीज़ आती है, वो क्या एक ढांचा है जो वो पेश करना चाहते हैं, या उनकी क्या पॉइंट्स हैं वो जो सामने रखना चाहते हैं, जो वो हुकूमत से मांग रहे हैं। अगर वो इमरान खान की रिहाई है तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो अदालतों के थ्रू होनी है। अगर हुकूमत से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हुकूमत प्रोसिक्यूशन से विड्रॉ करे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब वो अपील स्टेज पे इन एनी केस हम क्यों प्रोसिक्यूशन से विड्रॉ करें, क्योंकि एक सज़ा हुई है, एक अदालत है, कोर्ट ऑफ लॉ है, उसने सज़ा दी है। अगर वो समझते हैं कि कोई ऐसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केस हैं जो कोई अगर उनकी लिस्ट है जो वो समझते हैं कि नाजायज़ ना हक जो है हुकूमत ने कोई ऐसे केसेस बनाए, वो सामने रखें, हम उनको बिल्कुल रिकॉर्ड सामने रखेंगे, हम उनको बताएंगे कि फ़लाँ शख्स जो है फ़लाँ केस में मुलविस है, फ़लाँ जो है वो जगह पे और फ़लाँ वक़ूआ जो हुआ जब कानून हाथ में लिया गया। अकील साहब, अब अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की समाअत है, अब वो तो ज़ाहिर मामला अब
अदालत में ज़ेर समात है, उस पर कमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन जो पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये नशिस्तें कानूनी तौर पर पीटीआई की बनती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं उसके तहत तो यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो तो इलेक्शन के दौरान जमात थी ही नहीं, वो तमाम इंडिपेंडेंट है। ये बतौर सीनियर कानूनदान आपको क्या नज़र आ रहा है बैरिस्टर साहब? देखिए गुरबानी साहब, अब वो कौन सा कानून है, ये कौन से कानून की शिक है, या कौन सी ऐसी कानूनी प्रोविजन है जिसमें पीटीआई समझती है कि ये सीटें उनकी हैं, क्योंकि पीटीआई ने तो ये चैलेंज नहीं किया था और बाद में जाके पार्टी बनी थी, वो भी कोर्ट की इंसिस्टेंस पे और उस वक्त की अदालत की इंसिस्टेंस पे। माज़रत के साथ मैं अपने कमेंट्स पे एब्सटेन करूंगा या उनको काफ़ी लिमिटेड रखूंगा इस तमाम तर मामले पे, जिस तरह आपने खुद अर्ज़ किया कि ये मामला अदालत में है और 16 जून को इसकी आइंदा तारीख पेशी है। मैं समझता हूँ कि जून के आखिर तक तो कम से कम ये मामला हल हो जाना चाहिए और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है इस तमाम तर मामले के ऊपर। अब वो पीटीआई की कौन सी ऐसी लीगल प्रोविज़न है जिससे वो समझते हैं कि ये हमें सपोर्ट मिलती है, क्योंकि वहाँ पे तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात की जा रही है और पीटीआई तो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं है। अगर मौजूद है तो वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मौजूद है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो फॉर्मूला है या जो कॉन्सेप्ट है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उसको देखते हुए तो वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की और वो बनेंगी भी जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मूले के ऊपर, तो वो कम से कम देखना पड़ेगा कि कौन सी जमात है जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है और कौन सी जमात है जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं है। तो सीटों का तनासब तो मेरे ख्याल से तो कंप्लीट जस्टिस वाला जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो ओवर एंड अबव जो है वो किसी सिचुएशन में जाके और ऐसी सिचुएशन में जाके अप्लाई और इम्प्लीमेंट किया गया है जिसमें मैं समझता हूँ कि उसकी कभी आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में या लीगल प्रेसिडेंट्स में आपको उसकी शुनीद नहीं मिलती। लेकिन सर अब एक अहम मसला ये भी तो है कि सेनेट के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन नहीं हुए अभी तक, उनकी नुमाइंदगी एक सूबे की नहीं है, उस हवाले से बड़ी इस वक्त खामोशी है। हुकूमत इरादा रखती है कि वो इलेक्शन कमीशन के ज़रिए या इन मामलात को आगे बढ़ाकर जो खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं है उस हवाले से इलेक्शन करवाए। देखिए बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जब एक रिज़र्व सीट्स का मामला हल हो जाएगा और ये रिज़र्व सीट्स का जो रिव्यू पिटिशन है इसका एक ऑर्डर आ जाएगा इन आइदर ऑफ द सिचुएशन, ये क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा कि आपकी केपी के सूबे के जो नशिस्तें अभी भी खाली हैं उस हवाले से, तो कम से कम ये क्लैरिटी जब आ जाएगी इस हाउस में तो फिर उसके बाद वहाँ से वो फॉलो करेगी और फिर केपी असम्बली को भी जो है वो इलेक्शन कराना पड़ेगा सेनेट के सीट्स जो खाली हैं उस हवाले से। लेकिन सर अब ये जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कंटिन्यू करने का कहा गया था, अब इस तरमीम के तहत आपकी नज़र में वो कितना अरसा मजीद कंटिन्यू कर सकते हैं या नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से कोई बातचीत हुई है, कोई नामों पर गौर हो रहा है? देखिए, एक तो उस तसलसल को कायम रखने के लिए कि अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसी एग्रीमेंट पे रीच नहीं करते और उसके बाद फिर वो कमेटी की सूरत हाल होती है तो इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। और जिस तरह मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि एक तो इमरान खान साहब ने अपने दौर में जो है साल पूरा इंतज़ार किया और फिर उसके बाद जो करंट या इनकम्बेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इन्हीं को लगाया था और उन्होंने पूरा एक साल जो पीरियड लिया था उसके अंदर जो है कोई इलेक्शन कमिश्नर नहीं लगा था। इन इलेक्शन कमिश्नर साहब की जो है जो अभी इनकम्बेंट हैं इनकी मुद्दत मुलाजमत जनवरी के एंड, इस साल के जनवरी के एंड में वो इख्तिताम पजीर हुई थी, लेकिन क्योंकि एक कॉन्टिन्यूएशन और तसलसल का सारा मामला मैंने आपको बताया जिस तरह कि लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बहुत जल्दी की और स्पीकर को लिख दिया और कोई मशावरत वज़ीर आज़म की और लीडर ऑफ द अपोजिशन की हुई नहीं और उसके बाद अगले स्टेप पे चले गए और कमेटी बनाने का उन्होंने कह दिया कि जी आप कमेटी बना दें। तो क्या कोई अटैम्प्ट हुई लीडर ऑफ द अपोजिशन के साइड से? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह आपको याद होगा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किए थे जो मेंबर्स इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म गलत अपॉइंट किए थे, वो भी साल बाद अपॉइंट किए और साल के अंदर अंदर जो है वो गलत अपॉइंटमेंट्स थी, नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ थी और कानून की खिलाफ वर्जी में की गई थी, तो उनको भी स्ट्राइक डाउन किया गया था। तो अभी तो कुछ मेंबर्स की भी खाली हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी जो है वो मुद्दत मुलाजमत पूरी हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ ये भी मामला जल्द अब जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन को जो असल काम है उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में है उनको अपना वो काम करना चाहिए और वज़ीर आज़म से मशावरत के लिए वो तमाम तर मामला आगे लेके जाना चाहिए।